हाँ जी, शुरू करें। शुरू करें भाई। नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। पर्ट एंड सीपीएम। सबसे पहला जो है वो दे रखा है प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। प्रो यहाँ पर अब प्रोजेक्ट कब कहलाएगा, जब एक तो जो प्रोजेक्ट है उसको अपन अलग अलग एक्टिविटी के अंदर क्या कर सके, बांट सके। अगर टोटल मिला के एक ही एक्टिविटी है तो उसके इसके अंदर उसको अपन प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। और वो भी एक्टिविटी कैसी हो, इंटर रिलेटेड हो, कि ये काम होगा उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद में ये काम हो सकते हैं, उसके बाद में ये जब कंप्लीट होंगे तो ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम। ठीक है, और उनको एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर दिया जाएगा। माइंड के अंदर घर बनाना जो हो, ध्यान रखिएगा ताकि आपको पता चलेगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब था तब हेनरी गैंट जो है उन्होंने एक गैंट चार्ट डेवलप किया था, जिसके बाद में उसको मॉडिफाई करके बार चार्ट जो वो बनाया था, उसको शेड्यूलिंग वगैरह के लिए काम किया जाता था कि भाई प्रोडक्शन जो किस तरीके से शेड्यूल करना चाहिए, किस तरीके से। हाँ, नेटवर्क एनालिसिस में नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, तो उसमें प्रोडक्ट जो है वो शेड्यूलिंग के लिए उसने बनाया था, उन्होंने बनाया था कि भाई प्रोडक्ट को किस तरीके से, प्रोडक्शन को किस तरीके से शेड्यूल करें कि अपन सही टाइम में सारी चीजें जो वो सही तरीके से बना पाए। उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद में जो ये नेटवर्क और सीपीएम वगैरह जो है वो धीरे 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 1957-58 के अंदर जो डेवलप हुई। पर्ट जो है वो किससे के द्वारा डेवलप हुई थी, यूएस नेवी के द्वारा, फॉर शेड्यूलिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर द, ये इनके क्या थे, जो मिलिट्री वगैरह की जो मिसाइल्स वगैरह थी उनके लिए यूएस नेवी ने जो ये क्या किया था, पर्ट जो है वो डेवलप किया था। जहां पर क्या थी, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि वहां पर श्योर नहीं थे कि भाई इतने दिन के अंदर काम हो जाएगा या इतने टाइम के अंदर काम हो जाएगा, ये श्योर नहीं था। ऐसी सिचुएशन के लिए उन्होंने, यूएस नेवी ने क्या किया था, ये जो है पर्ट इसका डेवलपमेंट किया था। यूएस नेवी जो है वो इसके काफी सारे चैप्टर जो क्यूटी के, उसके अंदर उन्होंने डेवलपमेंट में काम किया था। इनिशियली पर्ट जो था उसका नाम था प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और फिर उसका नाम जो है वो चेंज करके क्या किया गया, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक किया गया। टास्क की जगह जो क्या किया गया था, टेक्निक किया गया था। ये भाई शायद 1952 जो है उसका नाम चेंज किया, ये गलत लिखा है, मैं इसको एक बार चेक कर दूंगा, नोट्स अपलोड करते वक्त जो मैं एक बार चेक करके इसको कर दूंगा। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम इन 1958 एट EIDU पॉइंट, जो आपका है उसके अंदर पढ़ते हैं ना, एफएम के अंदर रेशियो एनालिसिस के अंदर DU पॉइंट फार्मूले जो है, तीन फार्मूले मिला के जो बनते हैं, जहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए, वही जो है उन्होंने ये जो है वो टेक्निक बनाई है। उन्होंने फर्स्ट टाइम 1958 के अंदर इन्होंने यूज की थी, एक कंपनी थी, इस कंपनी ने यूज किया था। और ये काम क्या करती है, डिफेंस प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करती है, उन्होंने इसको यूज किया था। कुछ भी नहीं है, सारे याद ही करने हैं, इसमें कोई खास समझने वाली बात है नहीं। यूज ऑफ पर्ट कहाँ है, जो भी बड़े प्रोजेक्ट है वहां पर सब में ही हो सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, ऑयल रिफाइनरीज में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, कंप्यूटर सिस्टम में, शिपिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी में भी कह सकते हो, मिलिट्री में, मेडिकल एंड सर्जिकल सेक्टर, मेटल इंडस्ट्रीज जो है, अ, उन सब के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है। पर्ट और सीपीएम के अंदर सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ नेटवर्क डायग्राम। दोनों में क्या किया जाएगा, क्वांटिटी लिखी जाएगी, 6 दिन 7 दिन 8 दिन, और इस तरीके से उस नेटवर्क का क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। बोथ आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एज ए टूल फॉर टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जो भी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उनके ऊपर डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट इनको यूज करता है। लेकिन यहाँ डिफरेंस के अंदर समझिएगा, पर्ट जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट के अंदर आप प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं देखते। मेनली इनका डिफरेंस यही है। इस वजह से ये जो है क्या होगा, ऐसे प्रोजेक्ट में लिया जाएगा जहां पर काम पहले से तय नहीं है कि इतने समय के अंदर काम हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट के लिए होगा जहां पर पहले से तय है कि इतने समय में काम हो जाएगा।
तो कहाँ पहले से तय हो जाता है कि हाँ इतने समय में काम हो जाएगा, तो जो रेगुलर काम होते हैं वहां पर तय हो जाता है कि इतने समय में काम हो जाएगा। तो सीपीएम ऐसे जगह लगेगा जहां पर रेगुलर काम है जो कि कंटिन्यूस होता है। पर्ट जो है वो ऐसी जगह लगेगा जहाँ काम नया है, जहाँ आपको पता नहीं है कि भाई कितना समय लगेगा। पर्ट स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम जो है वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। उसके बाद में है इट इज द प्रोबेबिलिस्टिक टूल यूजिंग 3 एस्टिमेट फॉर द ड्यूरेशन। 3 ड्यूरेशन लेता है, टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक और टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली। ये एक डिटर्मिनिस्टिक टूल है जो कि सिर्फ क्या करता है, एक सिंगल एस्टिमेट लेता है, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इस तरीके से। इट इज बेसिकली ए टूल फॉर द प्लानिंग, ये प्लानिंग के लिए काम लिया जाता है, और ये जो वो कंट्रोल के लिए काम किया जाता है। कंट्रोल बोथ टाइम एंड कैसे, समझिएगा ये कैसे प्लानिंग के लिए, कैसे कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ये काम तब तक हो जाएगा, फिर जो अपन ये वाला काम शुरू कर देंगे ये भी लगभग लगभग इतने दिनों में हो जाएगा, फिर जो ये इस तरीके से होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, ये काम इतने दिनों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से तय है, तो ये काम इतने दिनों में होना चाहिए, ये जो है वो ये यहाँ इतने दिनों में होना चाहिए, ये जो इतने दिनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से वो क्या करेगा, बजट का काम करेगा ताकि आप कंट्रोल कर पाओ। बट इज मोर सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर नए हैं, जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर। और सीपीएम जो वो रूटीन प्रोजेक्ट वर्क के लिए काम आएगा। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो है वो इवेंट ओरिएंटेड है और ये जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ये इवेंट ओरिएंटेड कैसे? क्योंकि यहाँ आपको पहले से पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि ये इतने समय में होगा, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये काम हो जाएगा। मतलब इवेंट और एक्टिविटी में फ़र्क क्या है, देखो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है, एक एक्टिविटी है। जैसे 5-6 महीने जो स्टडी कर रहे हो, ये जो है आपकी क्या है, एक एक्टिविटी। जो रिजल्ट है वो क्या है, एक इवेंट है। समझ आ रही बात? तो पर्ट जो वो इवेंट ओरिएंटेड है कि भाई ये काम हो जाएगा, जिस दिन ये कंप्लीट होगा तो ये इवेंट हुआ, उसके बाद में ये वाली एक्टिविटी शुरू होगी, फिर वो इवेंट हो जाएगा, फिर जो आगे काम शुरू होगा, फिर वो इवेंट होगा, फिर आगे काम शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम जो है पूरी तरीके से तय नहीं है। जबकि यहाँ पर जो वो एक्टिविटी आपका टाइम तय है कि भाई ये एक्टिविटी यहाँ चलेगी, ये एक्टिविटी यहाँ चलेगी, ये एक्टिविटी इस तरीके से, ये एक्टिविटी इस तरीके से। इस वजह से कहा जाता है कि ये जो है वो इवेंट ओरिएंटेड है और ये जो है वो क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ पर्ट सिस्टम, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा है। टाइम को कम करवाने में, कॉस्ट को कम करवाने में मदद करता है, हमें बिजनेस एक्टिविटी को समझाता है कि भाई कैसे कैसे काम होगा, लॉसेज जो भी है, रिस्क वगैरह जो भी है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में, वो उसको कम करवाएगा, सुपरविजन में आसानी करवाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, अल्टरनेटिव किस किस तरीके से काम हो सकते हैं वो सारा बताएगा, यूजफुल इन इफेक्टिव कंट्रोल, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। सिर्फ एक बार थियोरेटिकल है, देख लीजिए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका सबसे बेहतर तरीके से कैसा इस्तेमाल किया जाए वो बताएगा। रिडक्शन इन अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी जो है उनको कम करेगा। यूजफुल इन रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क के अंदर काम आएगा। क्रिटिकल पाथ, ये समझिएगा, क्रिटिकल पाथ के अंदर अपन अपने को कई बार लगता है कि ये सबसे छोटा वाला पाथ है, नहीं। क्रिटिकल पाथ जो है वो क्या है, मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट, जो सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला है वो प्रोजेक्ट, वो पाथ जो वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। और क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी कहलाएगी, एक्टिविटी लाई ऑन द क्रिटिकल पाथ, जो भी क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो भी एक्टिविटी वो क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी। एक एग्जाम्पल है जो अपन ने क्लास में लिया ही था, ये जो है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, या इस टेबल को समझने से पहले कुछ जो अपन और चीजें देख लेते हैं, ये एक्टिविटी वगैरह, फिर जो इस टेबल पे आएंगे। देखो एक्टिविटी में ये जो अपन कहते हैं कि पहले वाली एक्टिविटी है, और ये जो आगे वाली एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी और प्रोसीजर एक्टिविटी, ये जो है जिसके कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वाली जो शुरू होगी, जो आगे वाली है वो सक्सेसर एक्टिविटी। ये नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जो दो एक्टिविटी साथ में चल रही है उनको अपन क्या कहते हैं, कॉनकरेंट एक्टिविटी जो कहते हैं। जब हम लाइन जो वो इस तरीके से डॉट डॉट से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डमी एक्टिविटी। और डमी एक्टिविटी का मतलब क्या, विच डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज, मतलब कि ना वो टाइम लगाता है और ना कोई कॉस्ट जो वो इनकर करता है, मतलब कि कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आप
एक रिलेशन बताने के लिए जो करते हो। इवेंट के अंदर समझिएगा, जो पहला इवेंट है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 2, तो ये जो है इसे क्या कहेंगे अपन, टेल इवेंट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे अपन, हेड इवेंट जो है वो कहेंगे। ये जो है इवेंट जो है इनको नोड भी कहा जाता है और इनको कनेक्टर भी कहा जाता है, कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के बीच में कनेक्ट करते हैं, तो इनको इवेंट, नोड या कनेक्टर कहा जाता है। समझ आ रही बात? और इनको आई इवेंट और जो हेड इवेंट है उसको जे इवेंट जो वो शॉर्ट के अंदर लिखा जाता है। जैसे एल जे लिखा है मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, हेड इवेंट के बारे में। एल आई लिखा है मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, टेल इवेंट के बारे में। समझ आ रही है बात? तो जो पहले होगा उसको क्या कहेंगे, टेल इवेंट, उसके बाद जो होगा उसे हेड इवेंट कहेंगे। उसको अपन शॉर्ट के अंदर जे इवेंट जो वो लिखा जाता है, यहाँ पर आई इवेंट लिखा जाता है। इनको इवेंट कहते हैं, नोड कहते हैं या फिर कनेक्टर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मर्ज इवेंट, जहां दो एक्टिविटी आके मिले उसे मर्ज इवेंट कहते हैं। जिस एक इवेंट से दो एक्टिविटी निकले उसे अपन फर्स्ट एक्टिविटी जो वो कहते हैं। मर्ज एंड बर्स्ट जो है, जहां दो एक्टिविटी आके मिले और दो एक्टिविटी निकले उसे अपन क्या कहते हैं, बर्स्ट इवेंट जो वो कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा वर्ड जो समझिएगा, ये सारे के सारे वर्ड समझिएगा। देखो, फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब एक बार सीधा सिंपल समझिएगा, फ्लोट का मतलब है कि फ्री टाइम अवेलेबल है। जैसे कि एक कोई काम जो है, आपको मैंने कहा कि आपको शाम तक ये होमवर्क करना है, ठीक है। अब शाम तक होमवर्क करना है और होमवर्क जो है वो 2 घंटे का है और शाम तक टोटल आपके पास 10 और अवेलेबल है। तो उस केस के अंदर 8 और जो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लोट, कि भाई 8 और आपके पास एक्स्ट्रा समय अवेलेबल है। अब क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी पे तो कोई भी फ्लोट जो वो अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन जो नॉन क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटी उनके ऊपर क्या होता है, कुछ फ्री टाइम जो वो अवेलेबल होता है। क्लियर है? अब दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो स्लैक और एक फ्लोट। एक वर्ड यूज होता है स्लैक और एक होता है फ्लोट। अगर हम बात कर रहे हो किसकी, इवेंट की, अगर हम बात कर रहे हो इवेंट की, किसी इवेंट पर अगर कोई टाइम जो है वो अवेलेबल है, तो उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए स्लैक। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्लैक। ये हो गया मर्ज, जहां दो एक्टिविटी आके मिले जिस इवेंट पे, वो हो गया मर्ज। और जिस एक इवेंट से दो एक्टिविटी निकले वो हो गया बर्स्ट। और जहां दो एक्टिविटी आके मिले और दो एक्टिविटी ही निकले, दो या दो से ज्यादा है ना, दो या दो से ज्यादा, जिस इवेंट पे दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी आके मिले वो है मर्ज एक्टिविटी। जिस इवेंट से दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी निकले वो बर्स्ट इवेंट इवेंट हो जाएगा। और जहां दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी आके मिले और दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी जो है वो निकल भी रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, मर्ज एंड बर्स्ट कहेंगे। अब समझिएगा, अगर कोई इवेंट है, अगर कोई इवेंट है और उस इवेंट पर कुछ फ्री टाइम अवेलेबल है, अगर उस इवेंट पर कुछ फ्री टाइम अवेलेबल है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्लैक। उसके लिए वर्ड यूज होता है स्लैक। और अगर कोई एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के ऊपर जो कुछ आपका टाइम जो है वो अवेलेबल होता है, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल होता है, तो उस एक्टिविटी पे जो अवेलेबल होता है एक्स्ट्रा टाइम, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि ये इवेंट के अंदर अपन करते हैं E1 और L1, ये जैसे 10 और 12 है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दो, अगर जैसे वीक की बात करें तो यहाँ 2 वीक का एक्स्ट्रा टाइम जो वो अवेलेबल है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, स्लैक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्टडी किसकी कर रहे हो, इवेंट की स्टडी कर रहे हो। समझ आ रही बात? क्योंकि स्टडी किसकी कर रहे हो, इवेंट की कर रहे हो। यहीं पर जैसे ये एक एक्टिविटी है जिसके ऊपर लिखा है कि भाई 4 जो है वो डेज में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन आपने इनकी स्टडी की तो उन्होंने कहा कि 4 दिन की जगह अगर 6 दिन भी लग जाएंगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तो भी हमारा जो टोटल जो टाइम है प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 डेज जो है ये क्या हो जाएंगे, इनको क्या कहा जाएगा, फ्लोट कहा जाएगा। समझ आ रही है बात? ये समझ आ रही है ना ये बात? फ्री समय जो
इवेंट पर अवेलेबल होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्लैक, और जो फ्री टाइम एक्टिविटी के ऊपर अवेलेबल होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फ्लोट। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। Float. It may be observed that for every critical activity, earliest start time and latest start time, जो जैसे अपन E1 और L1 कहते हैं, आर द सेम बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्लेक्सिबिलिटी। उनके ऊपर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है क्रिटिकल। इवेंट हर एक्टिविटी के बाद आएगा ना भाई। नेटवर्क डायग्राम आप बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे? ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ये क्या है? इवेंट है। ए बी सी, ए बी सी डी ई, ये क्या है? एक्टिविटी है। समझ आ रही है बात? भाई इवेंट का मतलब क्या है, जैसे कि समझिएगा, जैसे कि आप जो है वो सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू करेंगे, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो आप मान लीजिए शादी नहीं हो रखी है तो शादी करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की, ये जो जैसे रिजल्ट हो गया, ये जो है वो क्या होगा, एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा कि भाई ये आपने स्टडी की, ये एक्टिविटी जो है वो क्या है? स्टडी है, जिसको आप किस तरीके से करते हो? स्ट्रेट लाइन के जरिए जो रिप्रेजेंट करते हो, और जो उसका लास्ट आउटकम होता है कि भाई जैसे ये पढ़ाई की ये चीज होगी, या फिर जो है जैसे अपन जो वो नींव भरने का काम करेंगे, ठीक है, जो कि 3 हफ्ते चलेगा, फिर जो वो नींव भर जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे अपन क्या कर देंगे? इवेंट का नाम देंगे। फिर नींव जब भर जाएगी तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे? दीवार बनाना शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो उसके ऊपर जो तरी जिसे कहते हैं, मतलब कि उसके ऊपर पानी डालना जो भी नींव है वो काम शुरू करेंगे, ठीक है। दीवार बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? इवेंट। समझ आ रही है बात भाई? हाँ, टाइम एक्टिविटी का होता है। टाइम जो है वो एक्टिविटी का होता है। इवेंट का टाइम कौन सा बनता है? ये यहाँ पर आप लिखते हो E1 L1, ठीक है, ये जो है वो 6 दिन, ठीक है। तो ये 6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके हिसाब से अपन जो ये कैलकुलेट करते हैं। तो E1 और L1 जो उनका टाइम अपन पता करते हैं भाई। एक्टिविटी का तो होता है कि कितने समय में होगा, और ये जो इवेंट है कब तक हो जाना चाहिए। इवेंट जो है उसका टाइम कैसे होगा? कब तक होना चाहिए, कब तक शुरू होना चाहिए, कब तक खत्म हो जाना चाहिए, मतलब कि ये इवेंट कब तक आ जाना चाहिए, इस इवेंट को जो है वो, इस इवेंट से काम जो कब शुरू हो जाना चाहिए आगे। इस तरीके की बातें जो इवेंट के लिए होती है। एक्टिविटी के लिए काम 6 दिन में होना है, या फिर इसको चाहो तो आप 8 दिन तक भी कर सकते हो, इस तरीके की बातें। क्लियर है? इट मे बी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी क्रिटिकल एक्टिविटी, जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कि अपन E1 लिखते हैं, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जिसे जो है अपन L1 जो है वो लिखते हैं, आर सेम। दोनों जो वो क्या है? सेम है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फ्लेक्सिबिलिटी। उनके ऊपर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसके अंदर अगर आप एक दिन लेट करोगे तो आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो वो एक दिन से बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाउएवर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो है, जो क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, डू हैव सम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। उनके ऊपर क्या होगी? कुछ न कुछ। हाँ जी। However, non-critical activity do not sorry do have some flexibility। उनके ऊपर क्या होती है? कुछ flexibility होती है। These activities can be delayed for some time। उनको क्या किया जा सकता है? कुछ समय के लिए डिले किया जा सकता है। टाइम विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो उसके ऊपर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, जैसे 2 दिन आप बढ़ा भी दोगे तो प्रोजेक्ट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जैसे क्रिटिकल पाथ के हिसाब से आया 38, तो वो 38 का 38 ही रह रहा है। जैसे अपन इस वाले एक एग्जाम्पल में चलें, तो देखो ये यहाँ पर देखो 10 से 12 क्रिटिकल पाथ कौन सा था? क्रिटिकल पाथ ये था।
इनके ऊपर किसी भी तरीके का आप एक भी दिन का अगर आप इंक्रीज कर हो जाएगा तो उसके इसके अंदर प्रोजेक्ट जो 38 की जगह कहाँ पहुंच जाएगा, 39 डेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक्टिविटी पे, ये इवेंट पे, ये एक्टिविटी पे, इस पे तो नहीं है। ये इवेंट पे, ये इवेंट पे है तो भाई इवेंट ही जो अल्टीमेटली एक्टिविटी का डिसाइड करेगा। भाई यूं समझ लीजिएगा कि इवेंट के दोनों कोनों के बीच में एक्टिविटी है। समझ आ रही बात? अगर इवेंट पे कुछ समय अवेलेबल होगा, मैंने कहा कि भाई ये जो वो आपको शाम को 7 बजे तक कंप्लीट करना है ये काम, ये होमवर्क जो शाम को 7 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस केस के अंदर एक्टिविटी में अगर आपका 2 आवर्स ही लगेगा तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो कितना, जैसे टोटल जो है अभी 10 बजे हुए, 10 से लेके 7 बजे तक का समय कितना हो गया, 9 घंटे। ठीक है, 9 आवर्स है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर मेरे कितने दिन टाइम बचा हुआ एक्स्ट्रा, 7 आवर्स का मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ। यहीं पर मैंने कहा कि ये जो वो होमवर्क मुझे 4 बजे करके व्हाट्सएप करोगे, तो उस केस के अंदर जो इस इवेंट तक कब पहुंचना है, 4 बजे तक पहुंचना है। इस वजह से टोटल आपके पास अवेलेबल कितना होगा, 6 आवर। 6 आवर होगा तो इसका मतलब 2 घंटे अगर एक्टिविटी में लगेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना रहेगा, 4 आवर। समझ आ रही बात? तो ये जो टेल इवेंट है और ये जो हेड इवेंट है, इनके जो स्लैक है वही डिसाइड करते हैं कि एक्टिविटी पे फ्लोट कितना होगा। समझ आ रही बात कि भाई ये काम शुरू कब होगा और काम कब तक खत्म करना है। फिर उसमें से एक्टिविटी ड्यूरेशन का जो है वो अगर देख लें तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो क्या होगा, एक्टिविटी का फ्लोट बनेगा। समझ आ रही बात? तो इवेंट के फ्लोट और एक्टिविटी के, सॉरी, इवेंट के स्लैक और एक्टिविटी के फ्लोट जो वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप मेरी? क्लियर है? However, non-critical activity do have some flexibility. These activity can be delayed for some time without affecting project duration. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इवेंट जो है उसे अपन कहेंगे स्लैक, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इवेंट, सॉरी, एक्टिविटी जो है उसे अपन कहेंगे फ्लोट कहेंगे। जो इवेंट पर जितना अपने को समय एक्स्ट्रा अवेलेबल है उसको अपन, उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, स्लैक। और जो एक्टिविटी है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, फ्लोट। ठीक है भाई, क्लियर है? अब फ्लोट जो है उसको अपन क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक और है लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, मेनली जो कैलकुलेट 3 होते हैं, इन तीनों को समझना है और उसके बाद में याद करना है। इन तीनों को समझना है और समझने के बाद आपको याद करना है कि भाई ये किस तरीके से होते हैं। टोटल फ्लोट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर द एक्टिविटी एंड एक्चुअल टाइम इट्स टेक फॉर टू कंप्लीट। जैसे कि इस एक्टिविटी को करने में, जैसे कि आपको जो होमवर्क है वो 6 आवर के अंदर करना है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें कितना लगेगा, 2 आवर्स ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप जो थोड़े इंटेलिजेंट हो, मैंने नॉर्मल के हिसाब से जो है वो 6 घंटे दिए, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2 घंटे में ही काम कर दोगे, तो उस केस के अंदर ये 4 आवर्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 आवर्स जो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट। समझ पा रहे हो बात? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है एक फॉर एक्टिविटी, फ्लोट जब भी बात करें एक्टिविटी के लिए ही है, एंड एक्चुअल टाइम इट्स टेक टू कंप्लीट, और एक्चुअल टाइम जो जितना वो लेता है वो जो है वो क्या कहलाएगा, टोटल फ्लोट कहलाएगा। Total float indicate the amount of time by which the actual completion of an activity can exceed its earliest expected completion time without causing any delay in the project duration। ये जो फ्लोट है जैसे 4 घंटे का आ रहा है, तो उस केस के अंदर इसका मतलब क्या है कि ये 4 घंटे अगर आप एक्स्ट्रा लगा भी दोगे, जैसे 2 घंटे में काम जो है वो अभी नहीं करके आपने लास्ट वाले 2 घंटे में किया, और 4 घंटे जो आपने जो वो कोई मूवी वगैरह देख ली, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले इवेंट पर जब तक पहुंचना चाहिए उस टाइम तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये इतना समय उसके पास क्या था, इस एक्टिविटी के पास एक्स्ट्रा अवेलेबल था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल फ्लोट जो वो LST माइनस EST, जो कि अपन, जैसे अपन ये जो है इस तरीके से
इसको कैलकुलेट करें, बाकी अपन वहाँ जब टेबल में देखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन भी देख लेंगे। क्लियर है भाई, ये टोटल फ्लोट क्लियर है, इनका मतलब क्लियर है। बाकी आखिर इनको याद भी करना पड़ेगा, इनके फॉर्मूले जो है याद भी रखने पड़ेंगे, नहीं तो भूल जाते हैं। फ्री फ्लोट क्या है, आगे बढ़े भाई। फ्री फ्लोट का क्या मतलब है, पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट, मतलब कि ये किस में से कैलकुलेट होगा, टोटल फ्लोट में से कैलकुलेट होगा, विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी मैनिपुलेटेड विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। कि समझिएगा, दो चीजें, टोटल फ्लोट तो जो है वो क्या कह रहा है कि भाई इस एक्टिविटी के अंदर इतना टाइम जो अवेलेबल है, जितने से अगर बढ़ा दें, जैसे इसके पास जो 4 आवर्स जो वो एक्स्ट्रा अवेलेबल है, कि 4 घंटे जो वो अगर आप ज़्यादा भी लगा दोगे ना, तो भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो आपका जैसे 40 आवर्स है के अंदर काम कंप्लीट बता रहा है क्रिटिकल पाथ के हिसाब से, वो 40 आवर्स का 40 आवर्स ही होगा। क्लियर है। अब ये 4 आवर्स क्यों बता रहा था, क्योंकि इस वाली एक्टिविटी के पास भी क्या था, मान लीजिए 2 आवर्स का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल था। समझ आ रही बात, इस एक्टिविटी में भी 2 आवर्स का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल था। अगर यहाँ आपने 4 आवर पूरा का पूरा एक्स्ट्रा टाइम वाला जो वो इस्तेमाल कर लिया, अगर पूरा का पूरा टाइम जो वो इस्तेमाल कर दिया, तो उस केस के अंदर ये क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पाथ, और फिर जो है इस बेचारे के पास कोई भी एक्स्ट्रा या फ्री टाइम जो वो अवेलेबल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये तो क्या कहलाएगा, टोटल फ्लोट। ये तो क्या कहलाएगा, टोटल फ्लोट। समझ आ रही बात। इस टोटल फ्लोट में से आगे वाले जो है उसके फ्लोट को इफेक्ट ना पड़े, उस वाले पोर्शन को अगर हटा दें, तो कितना टाइम अवेलेबल है अपने पास, 2 आवर। ये जो है ये क्या है, फ्री फ्लोट। ये जो है पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी मैनिपुलेटेड विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। ये इस 4 घंटे में से भी 2 घंटे ऐसे हैं जो अगर आप इसमें एक्टिविटी में अगर चेंज भी आ जाएगा ना, तो आगे वाले के फ्लोट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वाली जो एक्टिविटी है उसके फ्लोट पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो है वो क्या कहलाएगा, फ्री फ्लोट कहलाएगा। फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक। हेड इवेंट का मतलब कि क्या है, इससे आगे वाला जो भी हेड इवेंट जो स्लैक है वो वाला, उसका भी क्या देखेंगे, E1 और L1। E1 और L1 के बीच में गैप है, मान लीजिए इसका 10 और 12, तो ये 2 आवर्स का जो भी है उसको अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझ आ रही है बात भाई। बाकी अपन क्वेश्चन देख, वो जब टेबल देखेंगे तो और कैलकुलेशन जो है इसके आसानी से समझ पाएंगे। तो फ्री फ्लोट कैसे होगा, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ इवेंट जे। सॉरी है ना, इस वाली एक्टिविटी की बात कर रहे थे ना, एक सेकेंड। जैसे इस वाली एक्टिविटी का कैलकुलेट करेंगे ना, तो जैसे इसका टोटल फ्लोट 4 आवर्स है, तो यहाँ जो है इस एक्टिविटी का हेड इवेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका E1 और L1 लिखेंगे, मैंने उसका लिख दिया था। ये जो है, ये जो समय है ये आगे वाली एक्टिविटी के लिए एक तरीके से फ्लोट डिसाइड करने में मदद करवाएगा। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, जैसे यहाँ 2 आवर्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो उसको क्या कर देंगे, 2 आवर्स जो वो लेस कर देंगे, ताकि 4 में से 2 चले गए, बाकी 2 घंटे जो है वो ऐसे है जिसके अंदर अगर आप इसको कम भी कर देंगे तो भी आगे वाली जो है एक्टिविटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात भाई, आप करते हो ना, जैसे कि मैं अभी जो वो 3 घंटे जो पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद में जो जाके जो है वो 2 आवर्स जो है वो गेम खेलूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो मान लीजिए शाम को जो 1 आवर टीवी देखूंगा, और फिर जो मस्त सोऊंगा 8 घंटे, ठीक है। ये ऐसा चलता है। अब जो है जैसे आपके पास समय अवेलेबल था, आपने क्या किया, उसमें से फिर इंस्टा खोला, ठीक है, रील देखनी शुरू की, रील देखनी शुरू की, थोड़ी देर रील देखी, फिर ये टाइम जो है वो इसका टाइम जाएगा, ये खत्म होगा, फिर जो आगे वाले का टाइम खत्म होगा, फिर जो इस वाले का टाइम खत्म होगा, फिर जो स्लीप वाले का टाइम खत्म होगा। समझ आ रही बात। तो वो क्या करता है, इस तरीके से जो दूसरों को अफेक्ट भी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ अपन जो फ्लोट वगैरह जो पर्टिकुलर एक्टिविटी वाइज जो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। फ्री फ्लोट समझ आया। उसके बाद में इंडिपेंडेंट फ्लोट।
ये क्या है, पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर द स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ये सेम वो की वो बातें कर रहा है, लेकिन ये जो वो जो सक्सीडिंग एक्टिविटी के लिए बात कर रहा था, और ये जो ये क्या कर रहा है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी के लिए बात कर रहा है। सेम वही होगा, वहां पर हेड इवेंट के लिए, यहाँ पर टेल इवेंट के लिए। एक सेकंड, मैंने ये शायद वर्ड जो वो रॉन्ग यूज कर लिया है। हम्म, हाँ सही लिखा है। सही लिखा है ना। ये क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी क्या होगा, टोटल फ्लोट का ही एक पार्ट होगा, विच कैन बी डिलेड फॉर द स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। भाई ये थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, और अल्टीमेटली इसको शॉर्टकट इस तरीके से लिख दीजिएगा। टोटल फ्लोट जो है वो एक्सपेक्टेड, भाई ये सिर्फ आपके समझने के लिए, भाई टाइम अवेलेबल माइनस एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है। फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट फ्लैग, और साथ में लिख दीजिएगा कि आगे वाले को अफेक्ट किए बिना, ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये जो है फ्री फ्लोट में से लेस होता है, और फ्री फ्लोट माइनस जो है वो टेल इवेंट स्लैक, और ये क्या है, पीछे वाले को अफेक्ट किए बिना। समझ आ रही बात भाई, थोड़ा बहुत तो इसको 2-3 बार तो देखना ही पड़ेगा, तब जाके ये आपका बनेगा। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में कुछ बातें जो और समझ लीजिएगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो हमेशा क्या होगा, आइदर इक्वल टू, और ये जो है वो हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल होगा किसके, फ्री फ्लोट के बराबर। फ्री फ्लोट के बराबर कब हो जाएगा, जब टेल इवेंट का स्लैक जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये पूरा का पूरा फ्री फ्लोट के बराबर हो जाएगा। और लेस देन फ्री फ्लोट, या फिर फ्री फ्लोट से कम होगा, ये जो वो नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कब हो जाएगा, अगर जैसे फ्री फ्लोट 2 आ रहा है और टेल इवेंट का स्लैक जो वो 3 आ रहा है, तो उस केस के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो इंडिपेंडेंट फ्लोट को अपन क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, मतलब कि ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। इंटरफियरिंग फ्लोट, ऐसा जो क्या करे, एक दूसरे में इंटरफियर करें। दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट विच कॉज रिडक्शन इन द फ्लोट ऑफ सक्सीडर एक्टिविटी, जो आगे वाली एक्टिविटी के जो फ्लोट है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है, उतने पार्ट को हम क्या करते हैं, इंटरफेयरिंग फ्लोट कहते हैं। एलएफटी ऑफ एक्टिविटी माइनस ईएसटी ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। इस वाली एक्टिविटी का एलएफटी टाइम क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, जो कि अभी अपन टेबल के अंदर देखेंगे, और माइनस नेक्स्ट वाली टाइम एक्टिविटी जो है उसका ईएसटी क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, वो कैलकुलेट करेंगे, और 0 विच एवरेज लार्जर। क्लियर है। अब ये जो है एक बार टेबल देखिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट होता है, फ्री फ्लोट कैसे होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे होता है।
समझ आ रही बात? ये एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए पहले अपन जैसे एक्टिविटी जो दे रखी है 1 to 2 दे रखी है, ये एक्टिविटी 1 to 2, ये इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 days। ईएसटी जो अपन कैलकुलेट करते हैं ये क्या है, 0। अब समझिएगा यहाँ पर कुछ चीजें जो समझिएगा, ईएसटी जो है वो किसका कैलकुलेट होगा, ये टेल इवेंट का। टेल इवेंट का मतलब कि 1 से 2 है तो उसके इसके अंदर ई आई जो किसका लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है ई आई। ई आई का मतलब क्या है, आई का मतलब यहाँ पर क्या है, टेल इवेंट। क्लियर है? तो यहाँ इसका ई कितना है, 0 है। क्लियर है? और उसके साथ साथ ये जो है एल एफ टी, ये जो क्या है, हेड इवेंट का। हेड इवेंट का मतलब कि क्या है, ये 1 to 2 में हेड इवेंट कौन सा है, 2 है। ठीक है, 2 का एल जो है वो जो है वो क्या हो जाएगा, ये एल जे हो जाएगा। 2 का एल जो है वो कितना है, 4 जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी जैसे लिख रखी है 1 to 3, ये हो गया 1 to 3। टेल एक्टिविटी इसकी कौन सी है, 1 है, तो इसका ई जो है वो कितना है, 0 है, तो ये 0 का 0 होगा। और टेल इवेंट का एल कितना है, एल जो कितना है, 14 है। इस तरीके से ये दोनों जो है वो कॉलम आपके पूरे पहले भरे जाएंगे। ईएसटी का मतलब क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये जो वो लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, ईएफटी का मतलब क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और ये जो क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है भाई, पहले ये जो है वो 2 कॉलम भरोगे, ये वाले सॉरी ईएसटी और एलएफटी, जो कि आपके क्या है टेबल से ई1 और ई और एल जो लिखते हो आप, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसको भरोगे। ठीक, ये बनने के बाद बाकी सारी सारी टेबल जो आपके फॉर्मूलों से बन जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ईएफटी जो वो क्या है, ई आई प्लस ड्यूरेशन, जैसे कि 0+4, 0+12, 0+10, 8+4, 6+4, इस तरीके से। एलएसटी जो क्या हो जाएगी, एल जे माइनस ड्यूरेशन। एल जे जो कितना, 4, 4-4 0, 14-12 2, 12-10 2, 12-8 जो है वो 4, 12-6 जो है वो 6, इस तरीके से जो वो बन जाएगी। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में स्लैक ऑफ टेल इवेंट। टेल इवेंट जो 1 to 2 में कौन सा है, ये 1 हो गया। इसका स्लैक कितना है, स्लैक का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में ई और एल के बीच में गैप कितना है, 0, तो ये 0। ये तीनों एक्टिविटी 1 से शुरू हो रही है, 0। 2 वाली एक्टिविटी में कितना है स्लोप, 2 वाली एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ के उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो 3 से जो शुरू हो रही है, 3 से जो भी शुरू हो रही है उसमें जो है वो 2 का स्लैक है। 3 से कौन सी शुरू हो रही है भाई, ये 3 से शुरू हो रही है, उसमें टेल इवेंट के अंदर जो वो 2 है। ठीक है, और 3 पे जो खत्म हो रही है वहां पर हेड इवेंट के अंदर 2 हो जाएगा। 3 में ये जो खत्म हो रही है वहां पर हेड इवेंट में स्लैक जो कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ तक की टेबल समझ आई, यहाँ तक की टेबल समझ आई। टेल इवेंट मतलब कि शुरुआत वाला, और हेड इवेंट मतलब कि बाद वाला जो है उनके स्लैक। स्लैक का मतलब क्या है, ई और एल जो आप लिखते हो उसका डिफरेंस, ई एंड एल का डिफरेंस। ओके भाई, क्लियर है यहाँ तक का? अब टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल एस टी माइनस ई एस टी। आगे जो है सिर्फ फॉर्मूले ही लिखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। टोटल फ्लोट जो वो एल एस टी कहाँ है, एल एस टी ये रहा, एल एस टी माइनस ई एस टी, ये एल एस टी माइनस ई एस टी। 0-0 0, 2-0 2, 2-0 2, 4-4 0, इस तरीके से। फ्री फ्लोट कैसे हो जाएगा, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट। ये टोटल फ्लोट माइनस ये 0 2-2 0, 2-0 2, और 0-0 0, 2-2 जो वो 0, 2-0 2, इस तरीके से। और इंडिपेंडेंट फ्लोट जो क्या होगा, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल। ये फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट, 0-0 0-0 2-2 0 जो वो 0-0 0, 2-2 0, और ये बाकी ध्यान रखिएगा फ्री फ्लोट जो वो नेगेटिव नहीं है।
कर लोगे भाई, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में जो था वो था कि वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कर लोगे भाई, ये जो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, इसको 2-3 बार देखोगे तो टेबल याद हो जाएगी। कर लोगे रे, बोलो भाई। आप भी सोच रहे होंगे कि सर और कोई ऑप्शन है याद करने के अलावा, करना ही पड़ेगा। हम्म। इसके बाद में आता है एरर इन लॉजिकल सीक्वेंसिंग। जो आपका नेटवर्क डायग्राम है, जैसे अपन सीपीएम या पर्ट जो भी बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी राइट से लेफ्ट में आए तो उसे अपन क्या कहते हैं, लूपिंग या साइक्लिकल एरर। उसका नाम जो है वो, हाँ, जो है वो क्या कहलाएगा, लूपिंग या साइक्लिकल एरर। जो एक्टिविटी का राइट से लेफ्ट जाना जो है वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, लूपिंग या साइक्लिकल एरर। अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी बन जाती है तो उसको अपन लूपिंग या साइक्लिक। एक होता है डेंगलिंग एरर। डेंगलिंग एरर का मतलब क्या है, एक ऐसा जो बीच में क्या हो गया, बेचारा छूट गया, एक्टिविटी विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरमीडिएट और एंड इवेंट। जो कि यहाँ से यहाँ तो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो बेचारे को कोई पकड़ ही नहीं रहा है, मतलब कि ये कहीं पे भी आगे कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। अगर इस तरीके का कोई एरर आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, डेंगलिंग कहेंगे। और रिडंडेंसी का मतलब क्या है, कोई अननेसेसरी बिना फालतू जो आप डमी एक्टिविटी को इंसर्ट करते हो, जैसे 2 to 3 जा रहा है, 3 to 4 जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, आपको पता नहीं क्या सूझी, 2 to 4 जो आपने एक और डमी एक्टिविटी डाल दी। भाई 2 से लेके 3 गया और 3 से लेके 4 गया, अगर 2 से कनेक्टेड है तो वो तो सीधा सीधी सी बात है, दिख ही रहा है ना, क्योंकि 2 के बाद ही जो 3 तक पहुंचेगा और 3 के बाद ही 4 तक पहुंचेगा, तो 4 2 और 1 से तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो फिर 2 को 4 से अलग से कनेक्ट करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये 3 तरीके के एरर जो है वो इसमें पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो लूपिंग या साइक्लिकल, अगर उल्टी साइकिल चला दो तो उस केस के अंदर। डेंगलिंग जो है उसके अंदर क्या है, आपका कनेक्ट किसी से हो नहीं रहा है, एक कोई इवेंट जो है वो ऐसा, या एक्टिविटी, सॉरी, कोई एक्टिविटी ऐसी है जो एक साइड के अंदर ही चली गई, उसको बाद में जो कोई पकड़ ही नहीं रहा है, उसका कोई एंड इवेंट है ही नहीं, या फिर वो एंड इवेंट या किसी आगे वाले इवेंट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। रिडंडेंसी का मतलब अननेसेसरी जो डमी एक्टिविटी को इंसर्ट करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स। नो सिंगल एक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन द नेटवर्क डायग्राम। एक ही एक्टिविटी, जैसे एक ये जो ए एक्टिविटी है उसके लिए आपने ये ए और ए इस तरीके से नहीं कर सकते हो। एरो मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट एंड शुड नॉट बी कर्ड और बेंड। जो आपके एरो है उनको क्या करना है, स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, इस तरीके से नहीं करें, ये इस तरीके के एरो नहीं बनाए सांप जैसे। उसके बाद में एक्टिविटी शुड बी आइडेंटिफाइड वेरियस नोड्स। नोड्स जो है इवेंट, मतलब कि ये 1 2 3 इस तरीके से जो है नोड्स के जरिए उनको क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई जो वो किया जा सके, इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में है ऑल द एक्टिविटी शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द वेरियस नोड्स। फॉर दिस पर्पस द नोड्स आर गिवन सेपरेट नंबर, उनके लिए सेपरेट नंबर देंगे। एक एक्टिविटी जो है वो कैन रिलेटेड विथ ओनली 2 नोड्स। एक एक्टिविटी जो है वो 2 नोड से कनेक्ट होगी, मतलब कि दो कौन से, जैसे 1 to 2 है, ये 1 to 2 है, तो ये 2 नोड से ही कनेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि ये ए एक्टिविटी जो है वो वापस किसी और नोड से भी कनेक्ट हो जाए। समझ आ रही बात। फ्लो ऑफ डायग्राम शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायग्राम जो है वो लेफ्ट टू राइट जो वो बनेगा। अगर कोई एक्टिविटी राइट से लेफ्ट आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, लूपिंग या साइक्लिकल एरर हो जाएगा। नो टू और मोर एक्टिविटी में हैव सेम टेल और हेड इवेंट। कोई भी दो एक्टिविटी, देखो दो एक्टिविटी में से ऐसा जरूर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो एक्टिविटी के जैसे हेड इवेंट सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दो एक्टिविटी के जो है टेल इवेंट सेम हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो एक्टिविटी के साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस ये
जो है ये ए एक्टिविटी और आपने एक और खींच दी यहाँ पर बी एक्टिविटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो टू और मोर में एक्टिविटीज में है सेम टेल एंड हेड इवेंट्स, दोनों साथ जो वो उसके सेम नहीं होने चाहिए। समझ आ रही बात? इस तरीके की कोई एक्टिविटी मत बना दीजिएगा। और उसके बाद में बिफोर स्टार्टिंग एन एक्टिविटी ऑल एक्टिविटी जो भी पुरानी वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। एरो जो है वो शुड नॉट बी क्रॉस्ड ईच अदर अनलेस इट इज कंप्लीटली अनअवॉइडेबल। जैसे कि ये जा रहा है आपका 2 to 3 जा रहा है, ये 2 to 4 जा रहा है, और फिर जो है ये इस तरीके से जो एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं। अपन कहते हैं ना भाई, अपने यहाँ चलता है कि भाई ऊपर से चला गया, इसका मतलब अब इसकी जो हाइट बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ भी वैसा वैसा है कि भाई कोई किसी के ऊपर से नहीं जाए, बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल हो जाए तो उस केस के अंदर ही जाए, बाकी अदरवाइज जो एक दूसरे एक एक्टिविटी से जो दूसरी एक्टिविटी उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करें। उसके बाद में एरर शुड बी मेड टू मिनिमाइज द डमी एक्टिविटी, और डमी एक्टिविटी जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो है फॉरवर्ड पास मेथड, फॉरवर्ड पास मेथड के अंदर क्या करते हैं अपन, लेफ्ट से राइट जो वो जाते हैं किसकी तलाश के अंदर, ई जो है उसको लिखने की तलाश के अंदर। ई जब लिखते हैं तो अपन किस तरीके से करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। ये जो है ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड पास कहलाता है। और जब हम एल लिखते हैं तो लास्ट से शुरू करते हैं, और मतलब राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट में जाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, बैकवर्ड पास मेथड कहते हैं। टेल्स अबाउट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी एंड इनडायरेक्टली द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है। और बैकवर्ड के अंदर जो क्या करेंगे अपन, लेटेस्ट जो एलएफटी जो है वो अपन राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एलएफटी जो करते हैं। क्रेशिंग ऑफ नेटवर्क, देखो डायरेक्ट कॉस्ट जैसे जैसे ड्यूरेशन जो वो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ड्यूरेशन जो इंक्रीज होगा डायरेक्ट कॉस्ट जो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि काम आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करवाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर को जो ओवर टाइम वगैरह सारा कुछ देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा काम करवा के आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप काम स्लो करवाओगे तो उस केस के अंदर आपको क्या है, ये कॉस्ट जो कम होगी। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो उसमें क्या होता है, दोनों के कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल के भी और इन फिक्स्ड के भी। तो जैसे जैसे आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओगे इसका प्रोजेक्ट का, वैसे वैसे जैसे मशीन ले रखी है आपने जो इसका पर डे किराया 500 है, तो अगर आप एक दिन में काम कर दोगे तो 500 ही लगेगा, 5 दिन में करोगे तो और बढ़ेगा, 10 दिन में करोगे तो और बढ़ेगा, 15 दिन में करोगे तो और बढ़ेगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो क्या होती है, इंक्रीज होती है, धीरे 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 इंक्रीज होती है। एक जगह जाके दोनों मिलती है, और जहाँ दोनों मिलती है वहाँ टोटल कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होती है। थोड़ा सा डायग्राम जो वो मेरा सही नहीं बना है, इसको इस तरीके से बनाना चाहिए था, ये यहाँ से जो ये इस तरीके से। ठीक है, ये साइड थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक की। कॉस्ट स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे समझिएगा कल जो अपन क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर जैसे नॉर्मल कॉस्ट जो थी वो टोटल आपने इंक्लूड की, उनका टोटल किया जो कि आया मान लीजिए 42,000। तो एक तो वो हो जाएगा। उसके अलावा जैसे 3 एक्टिविटी क्रैश जो है वो क्रैश की, पहली एक्टिविटी जो वो क्रैश की उसमें 45 रुपये लग रहे थे और 2 दिन के लिए क्रैश हुई थी। फिर जो दूसरी वाली एक्टिविटी एक और जो है वो 1 दिन के लिए क्रैश की जिसके अंदर 90 रुपये लग रहे थे मान लीजिए, और तीसरी एक और एक्टिविटी की जिसको 120 रुपये लग रहे थे क्रैश के। तो ये क्रैश की कॉस्ट। और उसके अलावा इनडायरेक्ट जो भी कॉस्ट है, जैसे पहले प्रोजेक्ट जो 40 दिन चल रहा था अब 42 दिन चल रहा है, तो जितने दिन चल रहा है 42 इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट पर जो है वो डे दे रखा होता है। तो जैसे ये 50 दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करके अपन कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। भाई नॉर्मल कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है, वो तो लगेगी ही लगेगी। क्रैश करोगे तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगेगी वो जो है, और उसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग से देता है कि भाई पर डे इतना है। तो जैसे ही क्रैश करोगे उसके बाद में ड्यूरेशन कितना रहेगा, जितना ड्यूरेशन रहेगा उसको क्या कर दोगे, उतने डे से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई। जनरल रूल फॉर क्रैशिंग, सिर्फ क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी को ही क्रैश करना है जिसका जो स्लैग जो 0 रहे, ई और एल जो वो 0 रहे। उसके बाद में डू नॉट क्रैश नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी एज इट विल नॉट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो है उनको
जो है वो मत कीजिएगा, क्रॉस क्रैश जो मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है कोई भी तरीके का आपको ड्यूरेशन में फायदा नहीं मिलेगा। फर्स्ट द एक्टिविटी विद द लोवेस्ट क्रैशिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द टाइम शुड बी क्रैश्ड, जिसकी कॉस्ट स्लोप कम है उसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले कीजिएगा। एंड दिस प्रोसेस शुड बी रिपीटेड अंटिल द डिजायर्ड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अचीव्ड। और ये क्रैशिंग जो कंटिन्यूस करते जाइएगा जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट जितने दिनों में काम करवाना उतना दिन नहीं आ जाएगा। अगर आपके पैरेलल क्रिटिकल पाथ बन जाते हैं दो, तो उस केस के अंदर ईच ऑफ द पैरेलल पाथ मस्ट बी कंप्रेस्ड, दोनों जो है वो क्या करने होंगे, कंप्रेस्ड करने होंगे। जैसे कि अपन कल एक बात कर रहे थे उसमें, ये ए बी और ये जैसे ये भी अब क्रिटिकल पाथ है और ये भी क्रिटिकल पाथ है, तो इसमें अगर एक दिन का करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला क्रिटिकल पाथ जो काम नहीं काम जो है उसके कारण जो ड्यूरेशन कम नहीं होगा, तो एक दिन यहाँ से कम करोगे तो एक दिन इन दोनों में से भी कहीं करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो वो कम होगा। प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/6 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक। सीधा अगर आप लॉजिकल समझे तो सिर्फ इतना है कि मोस्ट लाइकली जो है उसको 4 का वेट देना और इनको 1-1 का वेट देना है। क्लियर है भाई? इनडायरेक्ट कॉस्ट तो लेस होगी ना। किसमें, इसमें इस वाले में बात कर रहे हैं? एक सेकंड भाई, मैं चेक भी कर लेता हूँ वापस। हम्म, नहीं ऐड ही होगी, बिल्कुल सही लिखा है भाई, ऐड ही होगी। ऐड ही होगी, जैसे कि भाई दे रखा है कि पर वीक जो 50 रुपए, तो जितने वीक का काम होगा, जैसे पहले 50 वीक में काम हो रहा है तो 50 रुपए पर वीक है, तो 50 × 50 होगा, फिर इसको क्रैश कर दोगे और 49 कर दोगे तो कितना लगेगा, 49 × 50 लगेगा। समझ आ रही बात भाई? यहाँ पर प्रोजेक्ट जैसे आपने पहले 50 डेज की 50 वीक के लिए कैलकुलेट करोगे, तो 50 वीक के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 50 वीक की नॉर्मल कॉस्ट प्लस 50 वीक की क्रैश कॉस्ट प्लस 50 वीक जैसे नॉर्मली जो है वो नॉर्मल क्रिटिकल पाथ है उसमें कोई क्रैश नहीं कर रखा है, और 50 इंटू जैसे पर वीक जो वो 10 रुपये, तो आप क्या कर दोगे 50 × 10। फिर इसको क्रैश करके मान लीजिए 48 वीक कर दिया, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉस्ट तो वो की वही लगेगी जो लगेगी, क्रैश कॉस्ट कुछ लगेगी, जैसे 100 रुपये क्रैश कॉस्ट लगे, और ये अब कितना होगा 48 वीक ही लगेगा, तो 48 × 10 हो जाएगा। फिर इसको 47 वीक जब करोगे तो 47 वीक अगर क्रैश करके कर दिया तो नॉर्मल कॉस्ट प्लस जैसे क्रैश कॉस्ट अब 250 रुपये हो जाएगी बढ़ के, तो ये कितना है, जैसे 47 वीक है तो 47 × 10 है। समझ आ रही बात भाई? अपन उतना ही ले रहे हैं, जैसे 48 डेज है तो 48 डेज, 47 डेज है तो 47 डेज। अब समझ आ रही है क्या बात? समझ आ रही है क्या ये? क्लियर है, ये समझ आ गई बात अब भाई? ठीक है, ये जो है कैसे हो जाएगा, टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्लस टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक प्लस 4 टाइम ऑफ मोस्ट लाइकली डिवाइडेड बाय 6 जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक माइनस टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक माइनस टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, और इसका स्क्वायर कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, वेरिएंस हो जाता है। ये नॉर्मली जैसा अपन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पाथ कैलकुलेट करना है, तो
जो पाथ है उस पे जितनी एक्टिविटी उन सब का वेरिएंस जो है वो उनका टोटल करके उसका अंडर रूट कर दो तो क्या हो जाएगा, उस पाथ का जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो ऊपर जो अंडर रूट मत कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस जो वो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस के बेस्ड कैसा होता है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो भी पाथ है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो लिख दीजिए। जेड की वैल्यू जेड की टेबल से लेते हैं, सामान्यतः लेफ्ट साइड वाला एरिया बताता है। और ये अपन ने कल जो एग्जांपल लिया था वो एक एग्जांपल जो वो यहाँ लिख रखा है। कर लोगे भाई? कर लोगे, और कोई डाउट आए तो जो है वो व्हाट्सएप पे भेजते ही रहिएगा। भाई अब ईएफएम जो है उनके लिए कुछ दिन जो क्लास नहीं रहेगी, 10 एक दिन जो आपकी क्लास जो है नहीं रहेगी, क्योंकि 10 एक दिन जो है 10 12 दिन जो है एबीएसटी में कुछ और टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एबीएसटी में थोड़ा सिलेबस जो स्टेट्स का ज़्यादा दे रखा है, फिर जो अपन बाकी वाला जो सैम्पलिंग वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कर लेते बिल्कुल भी। हम्म। ये दे रखा है ईएफएम के अंदर दे रखा है, एक तो 64th क्वेश्चन दे रखा है। एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो कितना है, एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो 5 डेज है। एंड द नोड एज पर द स्टार्ट एज एन अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो 5 है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 6 है। इसका जो नोड है उसका ई जो है वो 5 है और एल जो है वो कितना है, 6 है। एंड द नोड एट द एंड हैज द, इसी के जो नोड जो एंड है उसमें क्या हो जाएगा, ई जो है वो कितना है, 11 है, और एल जो है वो कितना है, 12 दिन है। टोटल फ्लोट जो है वो कितना होगा, टोटल फ्लोट जो वो कितना बनेगा, कैलकुलेट करो भाई। 1 डेज। अभी बता देते हैं ना, टाइमिंग वगैरह का सारा जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई टोटल फ्लोट, एल एस टी माइनस ई एस टी, कितना आ रहा है, 1 डेज आ रहा है। भाई 2 डेज कैसे आ रहे हैं, थोड़ा और इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप और ज़्यादा
तो कैलकुलेट ही कर लो फॉर्मूले के हिसाब से सारा कुछ। एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो 5 डेज है, पूरा ही लिख देते हैं ना, ताकि आप आराम से इसको कैलकुलेट करके चेक कर लो। 5 डेज है। उसके बाद में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो कितना दे रखा है। द नोट एट द स्टार्ट जो है उसका EST जो है वो 5 दिन है, और एंड द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST जो है वो है कितना है, 6 डेज है। उसके बाद में एंड द नोड एट द एंड जो है उसका EST जो है वो कितना है, 11 है, और LST जो है वो कितना है, 12 डेज है। अब कैलकुलेट करो भाई आराम से, पूरी टेबल बनाओ भाई, जो अभी टेबल जो थी ना उसके हिसाब से बनाओ। जैसे कि इस एक्टिविटी को कोई भी नाम दे दो, ये जो है वो एक्टिविटी, फिर इसका ड्यूरेशन लिख दिया। ये एक्टिविटी जो भी है उसका ड्यूरेशन कितने का है, 5 डेज लिखा। फिर जो आप क्या लिखते हो, EST, EFT, और LFT, और सॉरी LST और LFT। फिर जो है वो क्या लिखते हो, एक बार पूरे तरीके से समझ लीजिएगा, फिर तो शॉर्टकट जैसे क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्राई करोगे तो ये शॉर्टकट भी आ जाएगा। स्लैक ऑफ टेल, स्लैक ऑफ, वैसे स्लैक की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, तो क्या पूछा है, टोटल फ्लोट ही पूछा है ना भाई, टोटल फ्लोट ही पूछा है। टोटल फ्लोट के लिए क्या चाहिएगा अपने को, LST माइनस EST। EST जो है वो किसका लिखा जाता है, EI का लिखा जाता है, और LST जो वो क्या होता है, LFT माइनस ड्यूरेशन। ये इसका कितना है, 5 दिन है, तो LST ही दे रखा है, LST ही दे रखा है। ये वाला कौन सा इवेंट का होगा भाई, LST जो वो इसी हेड इवेंट का ही होगा। हेड इवेंट का LST जो कितना दे रखा है, 6 डेज दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो सीधा ही हो जाएगी, तो सीधा ही हो जाएगा ना। EST और LST दोनों किसके देखते हैं, हेड इवेंट के ही देखते हैं। ये हेड इवेंट के जो वो LST और EST पढ़े ही है हमने, सॉरी ये टेल इवेंट के, सॉरी सॉरी सॉरी। LST जो कैलकुलेट कैसे होता है, ये लिखा किसका जाता है, टेल इवेंट का। ये EST किसका लिखा जाता है, टेल इवेंट का। EFT जो है वो किसका लिखा जाता है, EFT जो कैसे किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये टेल इवेंट वाला जो है उसमें प्लस क्या कर देते हैं, ड्यूरेशन कर देते हैं। क्लियर है। LFT जो अपन L लिखते हैं ना वो ये LFT होता है। एक बार और सुन लीजिए, ये जो EST है वो क्या है, EI है। ये क्या है, EI है। EI मतलब कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट। ठीक है। LFT जो है वो क्या है, इसे कैसे लिखते हैं, LJ लिखा जाता है। ठीक है, आप जो यहाँ लिखते हो वो कौन सा लिखते हो, एक तो EI लिखते हो और LJ लिखते हो, EI लिखते हो और LJ लिखते हो। तो ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम।
जो कि किसका, फिनिश टाइम भी किसका, हेड इवेंट का। लेटेस्ट फिनिश टाइम किसका, हेड इवेंट का। क्लियर है। एलएसटी जो कैसे कैलकुलेट करते हो, एलएसटी जो कैसे कैलकुलेट करते हो कि एलएफटी जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें से क्या कर देते हो आप, एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो कैलकुलेट कर देते हो। तो एलएसटी जो वापस किसका आएगा, टेल इवेंट का आएगा। वो किसका आएगा, टेल इवेंट का आएगा। समझ पा रहे हो बात। ये जो भी आएगा इसका यहाँ पर एलएफटी जो भी आएगा उसमें से क्या करोगे, ड्यूरेशन जब लेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एलएसटी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एलएसटी जो दे रखा है, ये दे रखा है 6 डेज, ये दे रखा है 5 डेज। ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दे रखा है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दे रखा है। टोटल फ्लोट जो वो सीधा एलएसटी माइनस ईएसटी जो वो बनता है। क्लियर है भाई। एक दो, या मैं आज एक काम करता हूँ, आपको और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए और दे देता हूँ स्टेबल के थोड़े से, ताकि एक बार और ट्राई कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चन। भाई बोलो रे, समझ आया कि नहीं आया, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्लियर है। या आप इनको यूं भी याद रख सकते हो। देखो ये क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है। किस, जल्दी से जल्दी कब शुरू करना है, लास्ट से लास्ट कब शुरू करना है। शुरुआत की बात होगी किसके साथ, टेल इवेंट के साथ या हेड इवेंट के साथ। शुरुआत की बात किसके साथ होगी, शुरुआत की बात किसके साथ होगी, टेल इवेंट के साथ होगी या हेड इवेंट के साथ होगी। अरे ये बताओ भाई, शुरुआत की बात जो है वो टेल इवेंट के साथ होगी। तो ये टेल इवेंट के होते हैं, इनको टेल इवेंट का कहा जाता है। ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, जल्दी से जल्दी कब फिनिश करना है और लास्ट से लास्ट कब फिनिश करना है। ये बातें किसकी होगी, ये बातें हेड इवेंट की होगी। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। क्लियर है रे, टाब्रो सही है, समझ गए यहाँ तक की बातें। एक क्वेश्चन जो है वो और दे रखा है, जिसमें दे रखा है मोस्ट लाइकली जो है वो समय दे रखा है, कितना है, 7 डेज है। और पेसिमिस्टिक जो टाइम है वो कितना है, 6 डेज है। और सॉरी, ऑप्टिमिस्टिक जो है वो 6 डेज है, ऑप्टिमिस्टिक जो 6 डेज है, पेसिमिस्टिक जो है वो 9 डेज है। आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करना है। वो फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू जो है वो बनानी पड़ेगी। ऊपर वाले में बात कर रहे हैं, वो जो जो भी आपका फॉर्मूला उसके हिसाब से जो है वो कितना आ रहा है, 7 पॉइंट। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो आ रहा है 7.17, ये आ रहा है 0.25, 7.33, 0.25, 3.67 और 1.5, और 7.17 और 1.5।
7.17 और वेरिएंस 0.25 या 1.5। 0.25 बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ये तो आए थे इसमें क्वेश्चन जो है वो दोनों ईएफएम में। ईबीएसटी में भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। एबीएसटी में कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर थे, कुछ पता है भाई? एबीएसटी पेपर 2। ऑडिट 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 ऑडिट। हम्म। हाँ, एक तो ये आया था। नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक कौन सी है? नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक कौन सी है? ऑप्शन ए पर्ट, ऑप्शन बी सीपीएम, ऑप्शन सी जो है उनको लिखना चाहिए था गेंडा जो है वो लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिखा है GERT और ऑल ऑफ द अबव। एक तो ये क्वेश्चन है, एक ही दिख रहा है भाई अभी तो। ठीक है भाई। बिल्कुल भाई। क्वेश्चन लिखने में भी कितनी आसानी, 2 सेकंड में लिख दिया। क्लियर है? यहाँ तक का कीजिएगा, और कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और आपके लिए ईएफएम के लिए अब जो है 10-12 दिन जो रेस्ट है, फिर उसके बाद में आपके जो टेस्ट वाला टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ये शायद गेंद लिखना चाह रहे थे, GERT। बुक में तो कहीं लिखा है नहीं, एक बार इसकी फिर भी एंड अपन चेक कर लेते हैं क्या है GERT का। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं ना। ग्राफिकल इवोल्यूशन एंड, ये कोई एक टेक्निक है, ग्राफिकल इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। है भाई, कोई बुक के अंदर दे नहीं रखी है कि नहीं, बुक के अंदर है, इसका मतलब ज़्यादा यूज होती नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक का एक बार जो है वो वापस पढ़िएगा, और कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा।